उस वक्त सबसे ज़्यादा मुझे दुख तब हुआ कि मुझे रातों रात लाखों लाख लोगों ने, मतलब लाखों लाख लोगों ने, मैं बोल नहीं सकती हूँ, रंडी शब्द से संबोधन किया। मेरी इतनी ट्रोलिंग हुई। उस रात मैंने सुसाइडियल अटेम्प्ट लेने की भी कोशिश की थी, लेकिन लोगों ने बचाया, मुझे हिम्मत दिया। तो उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। पत्रकारिता का तो टाइम टाइम फिस हो गया, क्योंकि साधु यादव और सुभाष यादव जी का इंटरव्यू लेने गए तो वहीं से टारगेटेड हो गए थे। मुझे याद है कि किस कदर पीछे के दरवाजे से मुझे भगाया गया था, भागो नहीं तो मरा जाओगी यहीं पे, अगर मार खा रहे हैं तो मार खाओ, क्या करोगी, पति हैं। ये करते करते मैंने 22 साल बिताए अपने जीवन के। थी मेरे कि मैं जब भी पैसे कमा के और जब भी मैं सशक्त हो जाऊंगी, थोड़ा उस लायक कि दाल रोटी की चिंता मुझे नहीं रहेगी, तो मैं एक ऐसा संगठन बनाऊंगी, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊंगी जहां महिलाओं का दर्द सुने कोई। मैं वीना मानवी अपनी ज़िंदगी की सफ़र आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। और ज़िंदगी की शुरुआत मेरी, मैं बहुत ही मिडिल फैमिली की बेटी रही। फादर मेरे केंद्रीय विद्यालय में प्रिंसिपल थे, मेरी माता हाउसवाइफ, मेरे एक भाई जो मेरे से बड़े वो NIT कटरा में थे। मैं छोटी थी, भाई और बहन के बीच में 14 साल का 13 साल का गैप है। तो बहुत माता पिता ने बहुत अंता मनता के साथ मुझे, होता ना बच्चे नहीं हो रहे हैं तो बहुत मनताएं मानी गई थी, तब मेरा जन्म हुआ था। लेकिन जन्म हुआ काफ़ी, मायके में बहुत लाड़ प्यार से पली। ज़िंदगी में टर्न तब आया कि बचपन से ही पिताजी ने मुझे एक बेटे की तरह पाला। वो जब मैं, मुझे याद है जब मैं केंद्रीय विद्यालय की स्टूडेंट रही हूँ और महाराष्ट्र में मेरा एजुकेशन हुआ थ्रू आउट सारा कुछ, तो जब मैं क्लास 7th में थी तो क्लास 7th में ही मैं, उस ज़माने में जो लैम्ब्रेटा स्कूटर हुआ करता था, तो क्लास 7th में ही पिताजी ने मुझे लैम्ब्रेटा स्कूटर चलाना सिखा दिया था, जो कि बुलेट के वो होता था। वो पान खाने भी जाते थे, साथ में मुझे पान की दुकान पे लेके जाते थे, कहते थे कि नहीं तू बेटा है, तू दुनिया की हकीकत जान क्या होती है। तो इस लाड़ प्यार में बेटा बना के पाला। लेकिन दुर्भाग्य नसीब ऐसा कि भाई तो इंजीनियरिंग लाइन में चला गया। फादर का सपना था कि मैं, बेटा को इंजीनियरिंग में गया तो बेटी मेरी डॉक्टर बनेगी। फिर जब मैं क्लास 10th में थी, 10th का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, उसी वक्त एक कार एक्सीडेंट में मेरे फादर का देहांत हो जाता है। वहीं से हमारे घर एक टर्न ले लेता है। और जो मेरे भैया हैं उनको जॉब, मतलब इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ के और क्लर्क की नौकरी करनी पड़ती है अनुकंपा के आधार पे। उसके बाद से मतलब सपना जो था डॉक्टर बनने का, 9th 10th क्लास में क्या पता बच्चों को कि डॉक्टर कैसे बना जाता है। और उस ज़माने में तो लोग और भी नहीं जानते थे। आप जानते हैं कि नीट का एग्ज़ाम होता है, ये होता है। फिर वो सपना वहीं का वहीं ख़त्म हो गया। फिर क्वार्टर से ज़िंदगी, मतलब जो बंगलों में रहते थे, फिर क्वार्टर की ज़िंदगी में हम आ गए। फिर मैंने +2 किया केंद्रीय विद्यालय से। वहाँ के बाद बहुत ख़राब फील होता था कि भाई प्रिंसिपल का एक ओहदा होता था, नागपुर में बहुत अच्छी फैसिलिटी होती थी। फिर भैया को भी अच्छा नहीं लगा, फिर मेरे भाई ने ट्रांसफ़र ले लिया बोकारो आने के बाद उस वक्त मैंने मात्र इंटर पास किया था और ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में ही थी जब मैं महाराष्ट्र से उस समय बिहार हुआ करता था, बिहार आ गए हम लोग बोकारो। तब मैंने सोचा कि नहीं, मुझे कुछ काम करना चाहिए। मुझे बहुत ये अच्छा लगता था पत्रकारिता करना। फिर बोकारो में मैंने एक जनमुक्ति आह्वान नाम से एक प्रिंट मीडिया को ज्वाइन किया। और जब मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में ही थी तो लिखना बहुत मैं लिखती थी, मज़ा आता था। शिबू सोरेन उस ज़माने में वहाँ झारखंड, मतलब अभी झारखंड है, बिहार था, नेता हुआ करते थे। प्लस मतलब उस समय ही मैं इंटरव्यू लेने चली जाया करती थी, तो मुझे लाइन बहुत अच्छी लगती थी पत्रकारिता। तो फिर मैं वो की, क्राइम पे मैंने पत्रकारिता किया। फिर उसके बाद भैया को बोला मैं जा, अचानक उस वक्त एक ऐड आया पेपर में, मैं सर्च करते रहती थी, पटना सेंट्रल स्कूल। ये कहानी बिहार में मेरा आना कैसे हुआ, टर्न कैसे ली महाराष्ट्र के बाद। पटना सेंट्रल स्कूल का एक ऐड निकला हुआ था जिसमें, जिसको आज काउंसलर बोलते हैं, उसको रिसेप्शनिस्ट बोला जाता था। इट वाज द ईयर 93 या 94, 93 में। तो
मैंने वो ऐसे घेर के अपनी माँ को लेके जिद करके कि नहीं नहीं बिहार वहाँ नहीं जाना है, पटना नहीं जाना, लड़की अकेले हो कहाँ जॉब करोगी। 93 में क्या हुआ करता था बिहार में किसी से छुपा नहीं है। उस समय कुछ मतलब पॉलिटिकल भी डर काफ़ी था लड़कियों के लिए। फिर भी मैं इंटरव्यू देने ज़िद करके पटना आई। रहने वाली, चूँकि मेरा नेटिव प्लेस वैशाली का ही है, हाजीपुर में ननिहाल रहा और महुआ में मेरा दादी का घर है, तो उस बहाने मैं लेके आ गई माँ को। हाजीपुर में रहना होता था। और जब मैं इंटरव्यू देने गई फर्स्ट टाइम, तो मुझे याद है डॉक्टर वाई के सुदर्शन सर, अगर आप सुन रहे होंगे, तो ऊपर से नीचे मुझे देखा, वो भी महाराष्ट्र वाला लैंग्वेज, मेरे को तेरे को, मेरे को ये नहीं आता। बचपन से रहे तो भाषा भी मेरी वैसी ही थी। फिर उन्होंने इंटरव्यू में मुझे सेलेक्ट कर लिया और मैं पटना सेंट्रल स्कूल 93 में ज्वाइन की। काफ़ी अच्छा मेरा सफ़र रहा, काम मैंने वहाँ से सीखा और जितने भी मतलब काम रहे बहुत प्रेम से 9 साल मैं पटना सेंट्रल स्कूल में रही। इसी दरमियान दूसरा फेज़ जो मेरी ज़िंदगी का आया, मेरी शादी। 95 में मेरी मुलाकात होती है एक व्यक्ति से जो कहीं ना कहीं दूर से हमारे रिलेशन में भी है। और मम्मी को भी एक प्रेशर था कि बिहार में अकेले रह के काम कर रही है, जॉब कर रही है, अच्छी बात नहीं है, ये सब बहुत डर भी रहता था। पत्रकारिता का तो टाइम टाइम फिक्स हो गया, क्योंकि साधु यादव और सुभाष यादव जी का इंटरव्यू लेने गए तो वहीं से टारगेटेड हो गए थे। मुझे याद है कि किस कदर पीछे के दरवाजे से मुझे भगाया गया था, भागो नहीं तो मरा जाओगी यहीं पे। तो उसके बाद जो टाई फेस हुआ, सबने मुझे डरा दिया। फिर मैं एजुकेशन लाइन में काम करने लगी शांति से बैठ के। फिर कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इस लाइन में बाहर उतरूं, पत्रकारिता। फिर जनमुक्ति आह्वान जो था मेरा, वो ख़त्म हो गया वहीं पे। वो सपना, एक दूसरा सपना मेरा ख़त्म हुआ कि मैं अपना एक छोटा सा वीकली मेरी मैगज़ीन थी जनमुक्ति आह्वान, वो भी ख़त्म हो गया। फिर मैं एजुकेशन लाइन में आ गई। एजुकेशन में मैंने 9 साल काम किया, काफ़ी अच्छा काम किया, उनके काफ़ी ब्रांचेस में काम किया। शादी हुई 95 में मेरी। शादी शुरुआती दिनों की काफ़ी अच्छी रही, ऐसा मैं नहीं कह सकती हूँ किसी को। बस एक मेंटल मैच जीवन में उस व्यक्ति से मेरा ना हो सका और इसी दरमियान 2 बच्चे भी हुए। पिता का दुख और कुछ दिन, शादी के कुछ ही दिन बाद ससुराल से जो यातनाएं, मेंटल मैच नहीं होने के बाद बहस, ये सब जो चालू हुआ तो बहुत तकलीफ़ हुआ जीवन में। अच्छा, मायका इतना कमज़ोर रहा, भैया बहुत सीधे रहे मेरे, तो कभी मायके से भी मुझे बहुत ज़्यादा मजबूती वाला सपोर्ट नहीं मिला। अगर मार खा रहे हैं तो मार खाओ, क्या करोगी, पति हैं। ये करते करते मैंने 22 साल बिताए अपने जीवन के। बच्चों को पढ़ाया लिखाया, मुकाम पे पहुंचाया, यातनाएं झेली बहुत सारी, बहुत। लेकिन एक जिद थी अंदर, एक आग थी मेरे कि मैं जब भी पैसे कमा के और जब भी मैं सशक्त हो जाऊंगी, थोड़ा उस लायक कि दाल रोटी की चिंता मुझे नहीं रहेगी, तो मैं एक ऐसा संगठन बनाऊंगी, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊंगी जहां महिलाओं का दर्द सुने कोई। ये ना बोले कि महिला अगर मार खा रही है, घर में कुटाई पड़ रही है, तो लोग ये ना बोले अरे महिला ही गलत होगी इसलिए तो उसका पति उसको मारता है। ऐसा नहीं होता है। कोई महिलाएं गलत नहीं होती हैं, परिस्थितियां उसको गलत बना देती हैं। आप 1 साल मुंह बंद रखोगे, 2 साल बंद, मैंने तो 20 साल मुंह बंद रखा, फिर भी लोग ये समझे कि अरे हम मार खाने के लिए ही बने हैं। मेरे बच्चे बड़े हो गए, बेटी इंजीनियरिंग कर रही है, डेल में जॉब कर रही है, बेटा मेरा इंजीनियर है। तो 20 साल मुंह बंद रखने के बाद भी किसी ने मुझे पीटना ना छोड़ा तो आदमी कितना सहेगा? आप ही बताओ। समाज है, समाज का मतलब ये नहीं कि हम मार कुटाई खाने के लिए आए हैं। कभी मैंने कितनी कष्ट से बच्चों को पढ़ाया, गालियां खा खा के बच्चों को पढ़ाई, बदनाम हो के बच्चों को पढ़ाया, लेकिन कभी कोई गलत काम मैंने नहीं किया जीवन में। मैं बहुत ही लॉयल रही अपने प्रति और अपने परिवार के प्रति। आज मैं अपनी सास की भी प्रिय हूँ, ननद की भी प्रिय हूँ, सबकी प्रिय हूँ। ऐसा नहीं मुझसे कोई नफरत करते हैं, लेकिन फिर भी ये दुख होता है एक महिला का कि वो किस कदर ऊपर उठती है, किस कदर जाती है। तभी जो मैं महिलाओं के लिए आवाज़ उठाती हूँ, क्योंकि मैंने ये झेला है। और ख़ासकर बिहार जैसे राज्य में जहाँ महिलाएं अगर निकल जाएं काम करने, बिहार क्या, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, कहीं पे भी, हरियाणा ले लीजिए, तभी आज जम्मू एंड कश्मीर में टीम है, हरियाणा में टीम है, हर उस जगह पे मैंने टीम बनाया कि कोई सुने।
हम क्या तोप चीज़ थोड़ी हैं जो लोगों का न्याय दिला देते हैं? ना हम कानून हैं, ना हम अधिकारी हैं, बस किसी का दर्द सुनते हैं। बस कि कोई दर्द भी अगर सुना के मुझे चला जाता है तो उसमें कितनी हिम्मत आती है, वो आप उस व्यक्ति से जाके पूछिए जिसका दर्द मैं सुनती हूँ पर्सनली। तो बस हमने एक दर्द सुनने का प्लेटफॉर्म बनाया, और वो भी लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ, समाज से वो भी नहीं बर्दाश्त होता है। आए दिन मुझे ट्रोल करते हैं कि वीना मानवी ये है, वीना मानवी फलाना है, ढिमकाना है। अरे भैया, क्या किया मैंने समाज के साथ? क्यों तुम इतना बेइज्जत करते हो मुझे? किसी महिला का दर्द सुनो, अंदर घुस के देखो, तब पता चलेगा पर्दे के पीछे की जिंदगी कुछ और होती है और पर्दे के बाहर कुछ और दिखता है। वही जो पर्दे के पीछे की जिंदगी है, वही दिखाने के लिए महिला विकास मंच बनाया गया। और इस महिला विकास मंच में कुछ लोग जो मेरे जीवन में साथी बने, जिनका मुझे नाम लेते कतई दुख नहीं होगा, वो हैं अरुणिमा, वो हैं प्रभात कुमार चौधरी, वो हैं फाहिमा खातून, कुछ लोग। और आज के डेट में जाने कितनी जिला अध्यक्ष और जाने कितने सैकड़ों महिलाएं और पुरुष जिन्होंने इस दर्द को समझा। तब जितने लोग जुड़े हैं, सबका कोई ना कोई दर्द है। तो महिला विकास मंच डेफिनेटली दर्द का प्लेटफॉर्म है, और ये कोई पैसे वैसे कमाने के लिए संगठन नहीं बनाया गया, ये सिर्फ दर्द बांटने के लिए बना है। पैसे कमाने के लिए मैं सक्षम हूँ, मैं ऑलरेडी रियल एस्टेट में काम कर रही हूँ। मैंने जाने पटना के कितने कोचिंग्स में काम किया, पटना सेंट्रल स्कूल, नेट कंप्यूटर्स, मार्गदर्शन, बहुत सारी कोचिंग्स में मैंने काम किया। और आज के डेट में मैंने जहाँ भी काम किया पटना में, एक डायरेक्टर या एक व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैंने कहीं भी बेईमानी की। पैसा कमाना एक अलग चीज़ है, जब हम आए हैं तो पैसे कमाने रोड पे आए हैं, लेकिन सही तरीके से कमाने आए हैं। आज से 6-7 साल पहले हमने एक केस देखा था। वो केस किसी विधायक का था, और विधायक के केस में किसी बच्ची को 164 का बयान दिलाना था, और उस बच्ची को प्रशासनिक सपोर्ट में हम प्रशासन की मदद कर रहे थे। उस वक्त भी मेरी ट्रोलिंग हुई, लोगों ने ट्रोल किया, तो मुझे तनिक दुख नहीं हुआ। उस वक्त सबसे ज़्यादा मुझे दुख तब हुआ कि मुझे रातों रात लाखों लाख लोगों ने, मतलब लाखों लाख लोगों ने, मैं बोल नहीं सकती हूँ, रंडी शब्द से संबोधन किया। मेरी इतनी ट्रोलिंग हुई, और ट्रोल करने वाला कोई और व्यक्ति नहीं था, वो पप्पू यादव जी थे। और पप्पू यादव जी ने ज़रा भी नहीं सोचा, आज तक 7 साल पहले का वीडियो आज तक रखा हुआ है। जब कोई सोशल मीडिया पे आता है, उस ऑडियो को लेके ट्रोल कर, मेरा पर्सनल बातचीत, मैं किसी से बात कर रही थी, मेरे ऑडियो को उन्होंने वायरल कर दिया था, जबकि कंप्लीटली निजी बात थी। तो आप बताइए कि किस तरह महिलाएं कुचलाती हैं किसी की निजी बातचीत को। एक इतना बड़ा व्यक्ति जो नेता है, अभिनेता है, और वो वायरल करता है। वो वायरल करते समय तनिक उसने ये नहीं सोचा, उस व्यक्ति ने, कि इस महिला को पूरी ज़िंदगी इस वायरल ऑडियो को झेलना पड़ेगा। आज 7 साल बाद भी वो ऑडियो कभी ना कभी सोशल मीडिया पे लोग टीआरपी कमाने के लिए, 2 पैसे कमाने के लिए चला देते हैं, और मुझे आज भी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। तो ये वो समाज है। अरे घर का पति प्रताड़ित किया अलग बात थी, वो मेरा निजी मामला था। सड़क चलते नेता, अभिनेता, जितने लोग हैं, हर व्यक्ति प्रताड़ित करने के लिए बैठा है महिलाओं को। तो और अपने आप को कहेगा लोग समाज सेवी हैं। एक ऐसा समाज सेवी, भाई, एक महिला का दुख पे हंस रहे हो और अपने आप को समाज सेवी बोल रहे हो। तो ये दुख होता है। एक महिला जब आगे बढ़ती है, उसे क्या क्या यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, वो कोई पूछे तो हमसे पूछे कि हमने जो झेला है और आज यहाँ कैसे पहुँचे हैं, वो दर्द हम भूल नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। और उन साथियों को भी हम बहुत धन्यवाद देते हैं जो बुरे वक्त में मेरे साथ रहे हैं। कुछ छूटे जलन में और कुछ आज भी साथ हैं। कुछ साल पहले मुझे बहुत डर लगता था कि अरे ट्रोल हो गया, बेटी की शादी करनी है, परेशानी है जीवन में। लेकिन अब आदत सी पड़ चुकी है। मुझे ये समझ में आ गया कि मेरी ज़िंदगी जो है इसी तरह चलेगी। अगर तुम निकली हो समाज की गंदगी साफ करने, तो समाज छींटे तो तुम पे भी पड़ेंगे। अगर हम झाड़ू लगा रहे हैं, कीचड़ साफ कर रहे हैं, तो छींटे ना पड़े, ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो ये अपने मन को मैंने समझा लिया कि तुम कीचड़ में जब उतरी हो तो शरीर में कीचड़ लगाने के लिए भी तैयार रहो। तो इसलिए अब मुझे डर नहीं लगता, मैं डरती वरती नहीं हूँ किसी से। एक वक्त था जो जिस दिन मेरा ऑडियो पप्पू यादव ने वायरल किया था, उस रात मैंने सुसाइडियल अटेम्प्ट लेने की भी कोशिश की थी, लेकिन लोगों ने बचाया, मुझे हिम्मत दिया
तो उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, पप्पू यादव को कभी नहीं माफ़ करूँगी कि तुमने जो मेरे साथ किया ना, बर्बाद कर दिया मेरा जीवन तुमने। तो एक तुम्हारे ऑडियो पूरे जीवन मुझे परेशान करेगा। तुम इतने नीच नेता हो कि तो इसका कोई बात ही नहीं है। बाद में माफ़ीनामा लिखते हैं, 7 पेज का माफ़ीनामा लिख के लाते हैं, उससे क्या हो जाएगा? तुमने मुझे तो बर्बाद कर दिया झूठ मूठ का, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए एक महिला को टारगेट ले लिया। तो ये हमारा समाज है जिसको मुझे झेलना है और मैं झेल रही हूँ। पहले जब मैं समाज सेवा करने निकली थी तो बड़े शौक से करती थी, दुख से सुनती थी लोगों का, सामने कोई रोता था तो मैं भी रोने लगती थी। लेकिन महिलाओं को प्रताड़ना पे जब निकले तो पता चला कि अरे पुरुष भी उतने ही प्रताड़ित हैं आज के ज़माने में। हमारा ज़माना पहले का हुआ करता था, लेकिन आज जो सोशल मीडिया का ज़माना आ गया तो आए दिन महिला विकास मंच में ऐसे केस आते हैं जहां पता चला कि पुरुष ही प्रताड़ित है। तो फिर हमने अपने टैगलाइन को चेंज किया, महिला एवं पुरुष पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ एक आवाज़। तो ये एक बदलाव आया है पुराने और अभी के ज़माने में। पुराने ज़माने में भी पुरुष ज़्यादा प्रताड़ित नहीं होते थे, लेकिन आज सोशल मीडिया और कुछ अधिकार जो महिलाओं को मिल गया है कानूनन, उसका कहीं ना कहीं मिसयूज़ भी हो रहा है, जिसकी वजह से पुरुष भी प्रताड़ित है। तो हम दोनों के लिए काम करते हैं और ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है, ये मेरा शौक है। कप ऑफ टी जहाँ से मैं बिज़नेस करती हूँ, मैं एक बिज़नेस वूमेन भी हूँ और कुछ नहीं तो 1,00,000-1,50,000 रुपए महीना तो मैं कमा ही लेती हूँ अपने काम से। और सब आज मैं सेटल्ड हूँ, मेरे बच्चे सेटल्ड हैं, मैं सेटल्ड हूँ, मुझे किसी फाइनेंशियल मुझे कोई दुख नहीं है आज के डेट में। लेकिन हाँ, संगठन चलाने के लिए एक नियम बनाए गए हैं कि जो भी गरीब आए उनसे हम कोई चार्ज नहीं लेते, लेकिन जो अच्छी फैमिली के केसेस आते हैं उनसे हम 1100-2100 एक नॉमिनल रजिस्ट्रेशन फ़ी ले लेते हैं। तो इतनी बड़ी महिलाओं का समूह है, आखिर चलेगा कैसे? गाड़ी तो पानी पे चलेगी नहीं, फ्यूल पे ही चलता है। तो ये सब एक छोटे छोटे संगठन के नियम होते हैं, उसके तहत संगठन काम कर रहा है। क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई, महिला आयोग आपका बिहार में बंद है और उस महिला आयोग का सारा प्रेशर महिला विकास मंच पे है। आप कभी आके देखो, ऑफिस में इतनी भीड़ रहती है कि आपको वो नहीं कर सकते। और पूरे महीने में हमारा ऑडिट होता है, आप देख लो, पूरे महीने में हमारे ऑडिट के हिसाब से और रसीद के हिसाब से 17 से 20,000 रुपया महीना भी नहीं आता है। अब बताइए, इतना बड़ा सिस्टम लगा हुआ है और 20,000 रुपये से कुछ होगा? लाखों लाख खर्च है महिला विकास मंच में, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग हैं, कुछ बिजनेसमैन्स भी हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं जो हमें वक्त पे कुछ कुछ दान पुण्य करते रहते हैं, जिससे संगठन चल रहा है। आज के युवा पीढ़ी को एक संदेश ज़रूर देना चाहूँगी। पहले के ज़माने और अब के ज़माने में जो फ़र्क आया है, सोशल मीडिया के थ्रू जितनी दोस्ती हो रही है, जितना प्यार मोहब्बत हो रहा है, आए दिन पत्नियाँ अपने पति को छोड़ के भाग रही है। अरे बाबू, मेरे से ज़्यादा दुख नहीं झेले होगे, फिर भी मैंने अपने पति को आज तक नहीं छोड़ा। आज भी मैं तीज करती हूँ, त्यौहार करती हूँ, बच्चों के साथ रहती हूँ, वो अलग बात है, बातचीत नहीं करती हूँ। अपने संस्कार, अपने मर्यादा, अपने तहजीब को मत भूलो, खासकर महिलाओं और पुरुष को भी, कि थोड़ी महिलाओं को इज्जत दो। जो दोगे वही पाओगे। यही मेरी जीवन की छोटी सी कहानी है।